अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर और मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इसार राना साहब और ताहिर मलिक साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में डिस्कस कर लेते हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ जुल्फी बुखारी की एक लॉ फॉर्म है जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में एक पिटीशन दायर की थी। उस पर UN वर्किंग ग्रुप की कानूनी राय सामने आ गई जिसमें कहा गया कि इमरान खान को फौरी तौर पर जो है वो रिहा किया जाए। और इस हवाले से आज आज़म वज़ीर तारड़ साहब जो हैं वज़ीर कानून, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा है कि हम इस मुतालबे को जो है वो मुस्तरद करते हैं। साथ ही डिस्कस करेंगे मखसूस नशिस्तों का जो केस था वो भी आज ज़ेर समात रहा और अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाल उसमें मुकम्मल किए हैं। तो उसमें अगर हम अदालत की बात करें तो उनकी तरफ से ये सामने आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन की ही सारी गलती है। अब अदालत भी कहीं ना कहीं खुद से एतराफ़ कर रही है इस सारे मामले पर। तो देखना है कि 9 जुलाई को फर्दर समात पे क्या होता है, इस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि बिजली और गैस के जो बिल हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन लोड शेडिंग भी एक तरफ जो है वो कम नहीं हो रही है। आवाम कहते हैं कि बिजली आती नहीं और भारी भरकम बिल हैं वो आ जाते हैं। तो आज का प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं मलिक साहब से। मलिक साहब, क्या समझते हैं आप, इतने कमज़ोर अगर केसेस बनाने थे कि पहले तो आलमी तौर पर आपकी जगह साई हो रही है, दूसरी अक़वाम मुत्तहिदा से भी अब रिपोर्ट सामने आएगी, कुछ दिन पहले जो है वो कांग्रेस ने भी ये कहा था। देखिए, मैंने जो उसकी वो कहते हैं ना अपनी ज़ुबान में मोटी मोटी बातें हैं, तो मुझे तो ऐसे लगे जैसे कोई तरीके इंसाफ का जो तर्जमान बात कर रहा है, जो हम 10 महीने से सुन रहे थे, सॉरी इलेक्शन के बाद। तो एक एक चीज़ जो उन्होंने कही है, वो जो इल्ज़ामात जिसको हम कहते थे, वो वैसे सबसे अहम चीज़ मुझे ये इस पूरे केस में ये जो अभी कम इस पर जिक्र उन्होंने कि जी चारों केसेस के फैसले इकट्ठे आना भी एक मतलब एक पूरा प्लाट है, गेम है। आपको याद होगा खान साहब के खिलाफ 4 केसेस, रोज़ एक एक फैसला आ रहा था। तो उन्होंने 4 केसेस, तो उन्होंने जो इसकी जो समरी है, ये समरी सी है ये कि खान को नहल किया गया है जबरन, पॉलिटिकली नहीं मारा गया। इसकी समरी ये है कि हमारी फाइंडिंग ये है कि इलेक्शन को पूरा मैनेज किया गया है ताकि इमरान खान हार जाए, उसकी पार्टी को डिसकरेज किया गया है। फिर ऐसा सिस्टम, ऐसे कवानीन बनाए गए हैं जो इंटरनेशनल कवानीन के मुनाफी हैं, और उसका दिफा का हक नहीं दिया। मतलब मुख्तसर जो हमें उस केस की जो समरी है, और ये समरी है, ये जनेवा में होता है वर्किंग ग्रुप जो है ना, ये इंसानी हकूक़ का, तो ये वहाँ के उनके वकील हैं। अब इसमें एक और भी चीज़ इजाफी है, जिस तरह पहले अमेरिका में एक बहुत बड़ी अक्सरियत कांग्रेस मैन ने कहा था, मगर जब भी अब किसी मुल्क के हिसाब से चलते ना तो कहीं ना कोई पॉलिसी आ जाती है कि जी चाइना का कोई मुफाद होगा, मिस्र का कोई मुफाद होगा, सऊदी अरब का। अब ये है यूनाइटेड नेशंस ऑफ वर्ल्ड, अब इसके ऊपर आप नहीं जा सकते, इसके ऊपर अल्लाह भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि यूनाइटेड नेशन को बड़ी कोई दूध की धुली है, वो भी हमारी तरह के इंसान है, वो भी फ्रॉड करते हैं। जो उन्होंने कश्मीर के साथ किया वो भी आपको पता, मुझे पता है। मगर वर्ल्ड वाइडली इंसान की आज तक की तरक्की में, अभी तक की सिविलाइजेशन में इससे बड़ा कोई फोरम नहीं है। और उस फोरम पे जितनी आज ये जो पेशरफ्त हुई है, ये समझ लें कि उनको ना एक ऐसा टॉनिक मिला है पीटीआई को, ऐसा एक स्पिरिचुअल पावर मिल गई है। मतलब आगे इसको बहस बढ़ाते हैं, उनके सारे उनके जितने एतराज़ आते हैं ना सारे साबित हो गए कि नाहल जबरन हुआ है, इलेक्शन में धांधली हुई है, पार्टी को फेयर नहीं किया गया, और इसके साथ आप आगे बात बढ़ाते हैं। ठीक है राना साहब, आप क्या समझते हैं कि पहले तो खान साहब कह रहे थे कि मेरे खिलाफ सारी साजिश जो है वो अमेरिका से हुई है, अब जो है सारी पॉजिटिविटी और सारी अच्छी बातें भी वहीं से आ रही हैं? नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा अमेरिका तो नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा तो पूरी दुनिया का जो ममालिक हैं उनका एक फोरम है। और फिर ये कि ये वो फोरम है जिसके मुतालिक ये कहा जाता है कि इस पे जो भी बात हो, मिसाल के तौर पे हम अक़वाम मुत्तहिदा की जो कश्मीर के हवाले से करारदादें हैं, हम सबसे ज़्यादा उसी को कोड करते हैं ना कि कश्मीर का फ़ैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से होना चाहिए। यानी सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक क्रेडिबल कोई इदारा है तो वो अक़वाम मुत्तहिदा है। अब ये जो उन्होंने किए, ये मार्च में इसका इजलास हुआ था और उसकी रिपोर्ट जो है अब जारी हुई है। लेकिन ये ऐसे नहीं होता कि खाली किसी ने दरख्वास्त दी तो आपने एक रिपोर्ट दे दी। ये इसके बाकायदा जो माहिरीन हैं और वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लोग होते हैं, वो उन्होंने जायज़ा लिया है, बारीक बीनी से चीज़ों का जायज़ा लिया है। फिर उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है, इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, इमरान खान के खिलाफ केसेस गैर कानूनी है। और यहीं से एक नुक्ता बड़ा बारीक और भी है, ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और हमारे जुडिशरी के कुछ आला जो जजेस साहिबान हैं वो मुसलसल एक बात कह रहे हैं कि जी आज भी उन्होंने कहा कि जी हमने तो आइन के मुताबिक फ़ैसला करना है, ठीक है ना। तो आज इसमें जो एक जुमला है कि उनको इलेक्शन से बाहर रखने के लिए सारा कुछ किया गया, ठीक,
यही बात सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो रही है कि पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए सारा ड्रामा रचाया गया है। ठीक है, चीन आपके खिलाफ बोल चुका, ठीक है, अमेरिका आपके खिलाफ बोल चुका, आप अक़वाम मुत्तहिदा आपके खिलाफ बोल चुकी, पूरी दुनिया आपको कह रही है। लेकिन ऐसी कौन सी अना की जंग है जिसमें आप पाकिस्तान को झोंक रहे हैं आग में, पाकिस्तान को तबाही के दहाने में फेंक रहे हैं एक अना की जंग में, और आप उससे एक कदम पीछे नहीं आ रहे। ठीक, मैं ये पाकिस्तान की बका के लिए, अगर पूरी दुनिया ये बात कह रही है कि आप फ्रॉड हुआ है, पूरी दुनिया कह रही है इंतखाबात ठीक नहीं हुए, पूरी दुनिया कह रही है इमरान खान के खिलाफ केसेस गलत हुए, ठीक है, आप कल ले चुके, आप कह रहे हैं कि हम सही हैं, तो बस सही है। की रिपोर्ट भी आई थी ना, 368 अरकान ने, यानी मेरा ख्याल है कांग्रेस में कम होता है ऐसा कि किसी एक पेज पे पूरे कांग्रेसमैन हो, पूरे कांग्रेसमैन एक पेज पे थे। ठीक है ना, अभी तो उसकी यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट नहीं आ रही है, अब लिख लेंगे वो भी आ रही है। ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, क्या आप इन रिपोर्टों को ले रहे हैं ना कि हमारे वजीर कानून ने कहा जी ऐसी जुत्ती दिन ओखते रखने हैं, थानू कोई की फर्क पड़े, बड़ा फर्क पड़ेगा। यही रिपोर्ट जाएंगी FATF में, यही रिपोर्ट मिलेंगी IMF को। IMF ऑलरेडी अपने उसमें कह चुका है कि जो उसने तजावीज़ थी मकसद कि पाकिस्तान में जमहूरी इस्तेकाम जरूरी है। जब आप लफ्ज़ जमहूरी इस्तेकाम इस्तेमाल करते हैं तो इनडायरेक्टली आप ये कह रहे होते हैं कि आप जो PTI को कुचल रहे हैं ये मत करें। आपका सबसे कदीमी दोस्त चीन सारा कुछ जाते जाते वो कह गया कि नहीं, आपने सियासी इस्तेकाम नहीं इस मुल्क के अंदर है, और आपने इंतखाबात भी ठीक नहीं कराई, ये लोग जो बैठे हुए ये कैपेबल भी नहीं है। वो चले गए, नहीं तो कहाँ इन्वेस्टमेंट जो चीन से आनी थी, सऊदी अरब से आनी थी, कुवैत से आनी थी, अरब इमारात से आनी थी, कहाँ चली गई वो? इसलिए कि पूरी दुनिया ये समझती है कि इंतखाबात फ्रॉड थे और ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो फ्रॉड हैं। ठीक, मलिक साहब, जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वज़ीर कानून आसिफ नज़ीर तारड़ साहब ने, उन्होंने कहा है कि इमरान खान एक सज़ा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में, उनको मुल्की और आइन और कानून के मुताबिक ये तमाम सज़ाएँ दी गई हैं और ऐसी कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई है आलमी उसूलों की, और हम जो हैं इस मुतालबे को मुस्तरद करते हैं, जो वर्किंग ग्रुप का मुतालबा सामने है कि हम यहाँ आएँ और यहाँ आके प्रॉपर तरीके से तहकीकात करें। अब अगर जब ये सिनेरियो डेवलप हो चुका है, अब फर्दर क्या होगा? देखिए, तारड़ साहब समझते हैं कि चलो ठीक है, हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं, मगर थोड़ी बहुत हम चीज़ें समझते हैं। ये जो वर्किंग ग्रुप है ना, इन्होंने जो राने नहीं है, मैंने आपको इतराज़ बताया, एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, उन्होंने इसमें मेंशन किया कि हमने हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। देखिए कांग्रेस ने क्या किया था, कांग्रेस में एक आदमी ने जाके कहा कि पाकिस्तान में इल्ज़ाम आता है। मैं आपको ज़रा फ़र्क बता दूँ, ये क्या है और वो क्या है। कांग्रेस में किसी ने करारदाद मंजूर पेश की कि पाकिस्तान में बड़ी शिकवे आ रहे हैं, बेज़ाब्तगी की इतलात है, तो सामने कहा अगर यार ये अगर इल्ज़ाम आता है ना तो इस पे एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसको आप बयान कह सकते हैं, आप एक मुल्क कह सकते हैं कि अमरीकियों ने को पाकिस्तान पे प्रेशर डालना है। ये अमरीका नहीं, ये वर्किंग ग्रुप है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिनेवा में इंसानी हकूक़ का एक वर्किंग ग्रुप है, उसमें दुनिया भर के वकला होते हैं, लीगल एक्सपर्ट होते हैं। उन्होंने सारा काम करके जब उन्होंने ये अपना मुद्दा दुनिया को शेयर किया तो उसमें उन्होंने इतना मोटा लिखा है कि हमने इसमें पाकिस्तान ने हुकूमत को भेजा था कि भाई ये हमारी फाइंडिंग है, अपना नुक्ता नज़र दे दो। ये आपका जवाब है तारड़ साहब को। और दो चीज़ें और इससे बड़ी अहम है इसमें फाइंडिंग्स में, जो एक उन्होंने यहाँ, मैं तो हैरान हूँ, मैंने आपको ओपनिंग किया, आपने कोई लिफ्ट नहीं कराई, मैं कहा मुझे ऐसे लगा कि वो जो हसन जो उनका तर्जुमान है कहीं वो UN में तो नहीं चला गया। बिल्कुल, मैं जब पढ़ा था मुझे शक पड़ा कि वो तो PTI वाला बंदा। उन्होंने कहा ये खां के जो घर में घुसे हैं, जिस तरह इन्होंने इसको गिरफ्तार किया है, जिस तरह इसको बिहेव किया है, वो भी हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, यानी कि वो भी एक ऐसी लॉ है। और उससे बड़ी जो चीज़ उन्होंने, मतलब मेरी समझ से बाहर है कि उन्होंने कितना ओवर किया। उन्होंने कहा जो साइफर का केस खां पे बनाया, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो हुकूमत पाकिस्तान का है, जो आईन पाकिस्तान का है, जो रियासत पाकिस्तान का, उन्होंने कहा ये भी गलत है। मेरा पॉइंट आप समझ नहीं है कि वो इतनी गहराई तक गए हैं। और तारड़ साहब ने आज मेरा लिहाज से उन्होंने कहा मैं प्रेस वन कर दूं, नहीं इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं काम चलेगा। राना साहब, आप क्या लगता है, आपको क्या होगा नेक्स्ट? देखिए, हुकूमत जो है ना बुखलाई हुई है, ठीक है, इनको चारों पासे से जो है ना, इन्हें अभी 100 गंडे खाने, ठीक है, बाकी चीज़ें अभी खा रहे हैं, ठीक है। और ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि हुकूमत नामी कोई चीज़ अब उस शहबाज शरीफ के हाथ में नहीं है। अच्छा, ठीक है ना, आज तो वो गए हैं दौरे पर, वो ठीक है ना,
वो हम बचपन में वो आपको मतलब वो एक ही जुमला कहता है, ये मैं क्यों के अंदरून के रहे, तो वो हम वो झूला झूलते थे। उनका वेलकम देखा है आपने, हाँ कितना जी, शानदार झूला झूलते थे ना, तो हम उसमें तो कहते थे कि पाई पाई तेरे तेल दी कढ़ाई तेरा सास करे तमाशा, पता नहीं पाई पाई जोर दी। तो ये ना सब पाई पाई जोर दी झूले ले रहे हैं। अच्छा, कौम भूखी मर रही है, ठीक है ना, कौम के पास बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है, लोग खुदा की कसम और ऐसी ऐसी वीडियो सामने आ रही है कि दिल को हाथ पड़ता है। लोग सुसाइड कर रहे हैं राना साहब। मैंने तो उस दिन जो वो देखी कि वो मस्जिद को ताला लगा रहा है वो, और वो उसने जिस तरह उस ताले को हिला के दिखाया कि लगा दी है, तो क्या हम कहाँ रह गए। वो मैं एक आदमी की देख रहा था, वो बेचारा अपनी रख रखाव में रोना भी नहीं चाह रहा था और बोल भी नहीं पा रहा था। ठीक, आप कह रहे हैं कि टिकटॉक को या ऐसे ही बन जाती है, टिकटॉक पे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना भाई, तुम टिकटॉक पे मेहनत करनी पड़ती है तो फिर बनाते रहो टिकटॉक। अब आप सुन लें कि ये जो हुकूमत है, टेक्निकली हुकूमत इस कांग्रेस की वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। ये चाहे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ भी कहते हैं, आज भी जो उन्होंने एक फुसफुसी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ठीक है ना, लेकिन दुनिया ने आपको बता दिया कि आप चोर हैं। हाँ। आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है। मुझे तो अब हैरानगी इस बात पे है कि ये कैसे लोगों को जाके हुक्मरानों को फेस करके कहते होंगे कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं पाकिस्तान का, जो पूरी दुनिया जैसे जहां कह रही है, ठीक है ना। साइफर का इसने बता दिया, उन्होंने कहा कि साइफर जो है का केस भी इमरान पे गलत बना, बाकी केसेस भी उन्होंने कहा कि इमरान खान पे गलत बने। तो अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि आप वो जो अडयाला जेल में बैठा हुआ एक दरवेश है ना, उससे जाके मामला सीधे कर लें, ठीक है। ठीक, आपके बस की रोक का रोग नहीं है वो, आप नहीं पूरे आ सकते, आप सारे मिलके पूरा सब कोई मिलके, हर बंदा एक जगह, इदारे क्या, सियासतदान क्या, सब कुछ एक जगह इकट्ठे हो गए और उस बंदे को नहीं आप डील कर पा रहे। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान अगर आपको अजीज है तो इससे ज्यादा पाकिस्तान को बदनाम मत कराएं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जीरो कर दी आप लोगों ने। अक़वाम मुत्तहिदा हो, अमेरिका हो, चीन हो, यूरोप हो, पूरी आपने क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की जीरो कर दी। हमें चोर के नाम पे पहचाना जाएगा दुनिया भर में, हमें मैंडेट चोर के नाम पे जाना जाएगा, हमें इंसानी हकूक के दुश्मन के तौर पे जाना जाएगा, हमें जमहूरी हकूक के दुश्मन के तौर पे जाना जाएगा। आप हमारे साथ एक तरफ तो हमें खाने को नहीं दे रहे, भूखा मार रहे हो, दूसरी तरफ से हमें यहाँ से भी जलील करवा रहे हो। ऐसी बात है मलिक साहब। राना साहब बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि हमारी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा जैसा इदारा अब तो कह रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो डेवलप है। बेशक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, जो मर्जी कर लें, अंदर खाते तो उनको है पता। देखिए ये जो दुनिया ना, ये वाकई ग्लोबल विलेज है। मतलब अब कल की खबर है, जो मेरा जब बचपन था, मेरा उस ज़माने में अखबार में शायद खबर आते आते 10 दिन लग जाते। अब तो इतनी सी दुनिया, यूँ खबर आई तो ठक ठक करके पूरी दुनिया में घूम जाती है। तो मैं देख रहा था, हालांकि खान का जब हुकूमत थी, खान का स्टैंड था कि मैं रियासत मदीना बना रहा हूँ। मैं थोड़ी जो आपके असल सवाल की तरफ आ रहा हूँ, बड़ा एक स्टैंड था। खुद रिलीजियस आदमी है, मैं खुद विटनेस हूँ, मेरी आंखों के सामने नमाज पढ़ता है, तस्बीह पढ़ता है। तो आपको याद है जब फ्रांस में थोड़ी गड़बड़ हुई, मैं डिटेल में नहीं जाता, तो खान एक बयान दिया था, खान पे दबाव डाला गया था कि फ्रांस से सफारती तल्लुकात खत्म करो। खान ने क्या कहा था? खान ने ये कहा था कि भाई मैं पाकिस्तान में, हम मुसलमान हैं, बड़ा प्राइड है हमारा, लोगों को भूखा मारना है। उसका पता मतलब था कि अगर हम फ्रांस को इस तरह की कोई कार्रवाई करते हैं तो यूरोपियन यूनियन से आपका ट्रेड खत्म होता है। उस ज़माने में मेरी कैलकुलेशन थी कि 5 बिलियन US डॉलर की टेक्सटाइल आपकी फ़ौरन चली जाती है। तो वो हज़रत अली वाली बात है कि आप कुफर की जो भूख तो आपको कुफर पे ले जाती है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, वो हुक्मरान जो रियासत मदीना का के लिए जान दे रहा था सारा, उसने कौम को कहा कि नहीं यार, हम इस तरह दुनिया से नहीं कट सकते। अब ये तो यूरोपियन यूनियन का मैंने आपको बता दिया। अमेरिका पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जिस मुल्क के साथ एक्सपोर्ट है ना, वो अमेरिका है। मैं अब अमेरिका के ताल्लुकात की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूँ। 8-9 बिलियन डॉलर आप वहाँ से कमाते हैं, फिर उनके बाकी सारा असर है, पेरिस क्लब पे उनका असर है, वर्ल्ड बैंक पे उनका असर है, एशियन बैंक पे उनका असर है, IMF पे उनका असर है। और सबसे बड़ी बात, अब तो मैं कल मुशाहिद हुसैन को सुन रहा था कि उसने कहा कि अमेरिकन सदर क्लिंटन ने किसको कहा था, सऊदी अरब और UAE को कहा था कि नवाज शरीफ को जेल से निकलवाओ। तो मेरा पॉइंट समझ गया कि अरब पे भी उनका असर है। तो अगर आप इस तरह जा रहे हैं, अगर आप कबूतर की तरह आंखें बांध रखेंगे तो वो तो कहीं से कहीं आपकी चाबी वो बंद कर देंगे, ऑफ कर देंगे आप।
राना साहब, आज एक और बड़ा अहम केस ज़ेर समाअत था मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में। तो उस हवाले से अब जैसे कि बातें सामने आ रही हैं और रिमार्क्स हमने देखे कि आज आए हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा के, अतर मिनल्ला साहब के, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों से, उनके तनाजुर से लगता तो है कि ये जो फैसला है सुन्नी इत्तेहाद के हक़ में जा सकता है, बानी पीटीआई के हक़ में जा सकता है, नशिस्तें इनको मिल सकती हैं। मुझे नहीं पता कि ये फैसला किसके हक़ में जाएगा, लेकिन एक चीज़ डेवलप हो गई। अगर पूरी दुनिया में हम बदनाम हो रहे हैं ना, और पूरी दुनिया हमें मैंडेट चोर कह रही है और पूरी दुनिया हमें बेईमान कह रही है, तो उसके जिम्मेदार एक शख्स है और उसका नाम है राजा सिकंदर। ओके। जिनकी जिम्मेदारी थी कि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए जाते, लेकिन वो पहले दिन से मुस्लिम लीग नून के पॉलिटिकल एजेंट के तौर पे काम कर रहे थे और उन्होंने चुन चुन के पीटीआई के रास्ते के, जमहूरी रास्ते के दरवाजे सारे बंद किए, निशान छीना। सुप्रीम कोर्ट आज फिर अतर मिनल्ला साहब ने कहा है कि उन्होंने अपने तौर पे इंटरप्रेट कर लिया कि ये पाबंदी लगी पीटीआई के ऊपर, ठीक है। हालांकि उन्होंने अपने तौर पे नहीं किया, उनका काम ही ये था, उनकी जीडी यही थी कि उन्होंने आपने ये करके देना है कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन, एक तरफ इमरान खान पे सजाएं होंगी 4-5 मुकदमात में, एक तरफ आप बल्ला छीनेंगे, दूसरी तरफ आप उनको एक पार्टी के तौर पे डिक्लेयर नहीं होने देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो उनके पोलिंग एजेंट हैं उनको वो अगवा किया जाएगा, जो कैंडिडेट्स हैं उनसे कागज छीने जाएंगे और उसके बाद उन्हें चपेड़े मारी जाएंगी, खवातीन के साथ ये किया जाएगा। और फिर कल्ला शेर मियां नवाज शरीफ फिरेगा, हाथ में उसके कुंजी होगी कि ये मेरे पास सारे मसाइल की कुंजी है, मैं आ गया हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद जो 8 फरवरी को कौम ने रिएक्शन दिया, उसने आपको उल्टा के रख दिया। अब पूरी दुनिया जो कुछ कह रही है, मैं ये समझता हूँ कि सीटें मिले ना मिले ये मेरा कंसर्न नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा मलिक साहब, ये फैसला जो भी आएगा कुछ लोगों को पूरी तरह उनके चेहरे बेनकाब कर देगा। ये तो है। कौम एक दफा फिर ऐसे लोगों को मतलब उनके चेहरे सामने आएंगे और वो फिर सारी जिंदगी वो चेहरे अपने छुपा भी लें तो वो चेहरा नहीं छुपेगा। अगर आज उन्होंने नजरिया जरूरत का फिर से इजाद करके और फैसलों के अंदर गड़बड़ करने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन को माफ करने की कोशिश की, पीटीआई को फिर से क्लीन वॉश करने की कोशिश की, तो शायद कर दें वो, लेकिन उन्हें कौम कभी माफ नहीं करेगी, तारीख कभी माफ नहीं करेगी। उनके चेहरे जो हैं जस्टिस मुनीर के नाम के साथ लिखे जाएंगे, ये मेरी बात याद रखिएगा। बिल्कुल मलिक साहब, राना साहब जैसे कि कह रहे हैं, उनकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल रिमार्क सामने आ रहे हैं, एक तरफ ये बातें जो है अब एक अमल के तौर पर सामने आई है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने जानिबदारी का मुजाहरा तो किया ही था इस इलेक्शन में। असल में जो केस पहले जो हेयरिंग हुई है, हम तो रोज़ इस पे बोलते हैं, एक नीड जो मेजर डेवलपमेंट हुई है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी ना, जो इलेक्शन कमीशन का वकील था, जो इलेक्शन हुकूमत का जो अटॉर्नी जनरल होता है उसका था, जितनी हियरिंग थी उससे पता है क्या चीज़ नुमाया हो रही थी, वो ये थी कि यार ये पीटीआई वालों ने क्या रफड़ डाला हुआ है। कभी कहते हैं हम आज़ाद हैं, नहीं जो जहाँ से अब जो मैं जिस पॉइंट पे आने, कभी कहते हैं हम आज़ाद हैं, कभी पता चलता नहीं हम तो पीटीआई हैं, कभी कहते हैं हम पीटीआई नजरिया आती है, कभी कहते हैं पीटीआई हम सुन्नी कौंसिल हैं और सुन्नी कौंसिल का बंदा कहता है मैं वहाँ हमारी एक सीट नहीं है, वो चेयरमैन नहीं लड़ा। तो सारे कन्फ्यूजन में ना गेम बड़ी साफ नज़र आ रही थी, साफ नज़र ये बज़ाहिर नजरिए आ रही थी कि यार जो पार्टी इतनी कंफ्यूज है, इतने जो अरकान असेंबली जो भी हैं इतने कंफ्यूजन को कहाँ से सीटें मिलेंगी। मेरा भी ये ख्याल है, मेरा हर बंदा ये करेगा। मगर अब जो स्विच जो टर्न आई है ना गेम में, जहाँ पे एक नया इबहाम पैदा हो गया, वो इबहाम ये पैदा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट खुद फरमा रही है कि भाई हमने बल्ला वापस लिया, हमने पार्टी पे तो नहीं ना पाबंदी लगाई। अब सवाल ये पैदा हो गया है कि बकौल अगर ये इस चीज़ को सोचा जाए तो फिर उनका आज़ाद होना, उनका कंफ्यूज होना, उन पे जो इबहाम है वो तो जिम्मेदार चला गया इलेक्शन कमीशन पे। पॉइंट आप समझ नहीं, ये अब लेटेस्ट डेवलपमेंट है, इसलिए ये केस अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। क्योंकि अगर फिर सुप्रीम कोर्ट का काम है फिर इंसाफ दे, यहाँ तो वो कहे जी आज हाइपोथेटिकली कि आज 8 मई है, आपके पास 3 दिन आप दोबारा करें, दोबारा वारी हो, तो फिर हो सकता है कि ये सारा कुछ आपको कल परसों हम ये अपना प्रोग्राम कर रहे हो कि आज बिलावल साहब जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन रहे हैं, वो आप पूछे किस तरह बन रहे हैं, वो इस तरह बन रहे हैं कि इनके पास इतनी अक्सरियत हो जाएगी कि अगर एक फ़ोन इमरान खान जरदारी साहब को करे तो ये अगर नून की बजाय ये दोनों इकट्ठे हो तो नया वज़ीर ले, तो ये केस अब ये केस नहीं है,
हो ना हो, मैं एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल चेंज भी ला सकते हैं। ठीक, राना साहब आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह सीटें इनको मिल जाती हैं और जो है फिगर पूरा हो जाता है तो फिर तो इनकी अक्सरियत हो जाएगी? कहीं ना कहीं लग तो यही रहा है, जल्दी से कोई पॉइंट पीपल्स पार्टी से मिलना पड़ेगा बाय द वे। अने उसमें यह है कि वैसे पीटीआई कभी भी ये सियासी खुदकशी नहीं करेगी। अच्छा, कि वो ये सब कुछ ले ले और अपने गले में डाल दे, जो गालियाँ अब किसी और को पढ़ रही हैं वो उन्हें पढ़नी शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होगा। और ना ही को मैं इतना मलक की तरह खुश फहम हूँ कि जी सुप्रीम कोर्ट को ऐसा आइन और कानून के मुताबिक फैसला दे देगी। मुझे कोई खुश फहमी नहीं है। मैं 1947 से पाकिस्तान के अदलिया को यार पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट हमेशा हर फैसला आइन और कानून के मुताबिक बिल्कुल करती है। तुम्हारी मुझे लगता है कि हाँ तलबी नहीं होगी तलबी अगर हुई तो मेरी होगी। अगर एक मिनट है, तुम्हारे इस्लामाबाद एक मिनट है, जो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के साथ किया है ना कि वो आज़ाद हो, जब वो आज़ाद हुए तो कहा तुम पीटीआई दे, वो पीटीआई दे नहीं, तुम तो सुन्नी कौंसिल के। मैं एक तकरीब में था मलिक साहब, तो एक खातून मेरे पास आई, पहले तो दूर से देखती रही, मैं खुश फहमी का शिकार होता रहा। खैर वो मेरे पास आई, कहती हैं आप हसन निसार हैं? तो मैंने कहा जी नहीं, मैं हसन निसार नहीं हूँ। कुछ 1.5-2 मिनट बाद फिर आई, कहती नहीं आप हसन निसार हैं। मैंने कहा नहीं जी मैं हसन निसार नहीं हूँ। फिर थोड़ी देर बाद चाय पीते कहती आप ऐसे कह रहे हैं आप हसन निसार हैं। मैंने कहा बीबी मैं हाँ अच्छा मैं हसन निसार हूँ। कहती अभी तो आप कह रहे थे हसन निसार नहीं हूँ। तो इलेक्शन ऐसे ही है फैसला, तुम आजाद हो जो कि हम आजाद है तो कर लो, तुसी तो सुन्नी कौंसिल देंगे। इलेक्शन कमीशन ने किया उनके साथ, पीटीआई के साथ ये। ठीक है, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। आज जो है मखसूस नशस्तों के हवाले से केस की समाअत में काफ़ी अहम रिमार्क सामने है। जस्टिस आतमिनुल्लाह कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात को इलेक्शन से निकालकर आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की है। साबित हो चुका कि इसका तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलती और फैसले की गलत तशरीह की वजह से पैदा हुआ है और अदालत इसके जिम्मेदार नहीं है। जबकि इसके बरक्स चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब रिमार्क से कि अदालत इंसाफ के तकाज़ों का नहीं बल्कि आइन और कानून का इत्तलाक करती है। तो मलिक साहब ये जो तज़ाद इख्तलाफ राय क्या कहेंगे, इसको नज़र आ रहा है जजेस साहिबान की आपस में मुकालमे में, ये कहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए हमारा काम तो नहीं है कि हम अपना अदालत पे क्रिटिसिज्म करें या जजेस की अहलियत पे शक करें। मेरा ख्याल है कि उनके पास इल्म भी है, उनकी जिम्मेदारी भी है। मगर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, जो मतलब नाम मैं नहीं लूँगा, कुछ जजेस से जब आप सुनते हैं तो उनका एक कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है, स्कूल ऑफ थॉट नज़र आ रहा है। उनका स्कूल ऑफ थॉट ये नज़र आ रहा है, जो मुझे चीफ साहब जो काजी साहब से जो मैं उनको जब रीड किया तो वो सीधा सीधा कह रहे थे कि ये गलत नज़र आ रहा है, ये गलत नज़र आ रहा है, ये गलत नज़र। जिस तरह उनका ये कहना था कि ये तो आपने सियासी खुदकशी की, आपने कहा हम पीटीए के बाद में आप आज़ाद हो गए। मगर कुछ जजेस हैं जिनका नाम आपको पता ही है, वो ये कह रहे हैं कि यार भाई इंसाफ ये नहीं है कि जो नज़र आ रहा है, वो जो हालात पैदा हुए हैं, जिस हालात में ये पीटीआई बनी है, जिस जबर में ये लोग रहे हैं, इनके कागज़ किस तरह जमा हुए हैं, मतलब कौन कौन इनका बंदा रूपूश हुआ, जिसने इनका नाम साइन किया उसको भागना पड़ा, कैंडिडेट्स के कागज़ किसी ने लिए, वो पूरी कहानी है। तो वो कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ कि अब जो एक फ़िलासफ़ी की लड़ाई होगी। फ़िलासफ़ी ये है कि या तो आपने अगर किसी को इंसाफ देना है तो आप पूरे उस हालात का जायज़ा लें, उस हालात में क्या लोगों को आसानी के साथ पीटीआई का तारफ़ कराया गया, अब ना वो कह सके हाँ या ना, क्या वो अपनी मर्ज़ी से कागज़ जमा करा सके हाँ या ना, क्या उनको इंसाफ से मुनसफ़ाना उनको इलेक्शन मिले। अभी तो जो ओपनिंग आपने की है यूएन ने यही तो की है। तो अब और हर बंदे का जो करैक्टर है उसका क्या रोल रहा है, अब मैं इस पे कंक्लूड करूंगा कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में जो इख्तलाफ है, इख्तलाफ राय नहीं है, ये स्कूल ऑफ थॉट का फ़र्क आ गया। एक स्कूल ऑफ थॉट आया कि आप इंसाफ उतनी देर तक नहीं कर सकते जब तक आप पूरा कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाते, और पूरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि पीटीआई के साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनको आपने फेयर चांस नहीं दिया। उसको अगर आप सामने रखेंगे तो फिर बात बनेगी। जब अभी तक इससे पहले जो काजी साहब की लाइन थी वो बिल्कुल साफ थी, वो ये कह रहे थे कि यार अगर आप आज़ाद ही नहीं, आप पैदा ही आज़ाद नहीं हो, इसी को सामने रखते कल आके आराम से इलेक्शन कमीशन के जो साहब बादल थे उन्होंने कागज रखे, उन्होंने देखो जी सिर्फ 6 बंदों ने कहा पीटीए के, और तो मुझे भी लॉजिकल लगा। तो इस वक्त ये लड़ाई हो रही है। ठीक, राना साहब आपको क्या लगता है, जैसे जमाल मंदोखेल जस्टिस साहब हैं, उन्होंने कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी नहीं, तो क्या इसके अरकान अपने फैसले करने में आज़ाद हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? देखें बात ये कि जो अब तक की समाअत है ना, उसमें 2 चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं कि काजी साहब और उनके साथ 1-2 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो हैं
उनका साफ नज़र आ रहा है कि वो जब इलेक्शन कमीशन पे अब बात आती है तो वो उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जब ये बात साबित होने लगती है कि पीटीआई के साथ जाती हुई तो वो कानूनी मोशगाफियाँ जो है वो शुरू कर देते हैं। मैंने पढ़ा था कि चोर को नहीं मारो, चोर की माँ को मारो। यानी जो वजह है उसको आप एड्रेस करें। बिल्कुल ठीक है ना। जैसे मलिक साहब ने अभी कहा है कि चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि ये तो सियासी खुदकशी है कि आपने यूं कर दिया, तो उन्हें ये नहीं पता कि खुदकशी हुई कैसे, किन हालात में हुई। एग्जैक्टली यही ठीक है ना, यही किन हालात में हुई, वो क्यों मजबूर हुए उस तरफ जाने की। ठीक है, लेकिन अगर आप उन चीजों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, यानी अक़वाम मुत्तहिदा को पता है उस बात का, है यूरोपीय यूनियन को पता है उस बात का, फाइंड आउट कर लिया, अमेरिका को पता है उस बात का, नहीं पता तो काजी साहब को नहीं पता। ठीक है ना। आपके तो फेवरेट हैं। मेरे तो बचपन से, मैं तो खैर अब हर जज का एहतराम करता हूँ। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने ना जाने, ना जाने गुली ना जाने, बाग तो सारा जाने। सारे बाग को पता है कि होया की ये, साढ़े सिर्फ गुलू नहीं पता। वो हर बार कहते हैं हैरानगी से, हैं पीटीआई ने खुदकशी भाई क्यों की, किन हालात में की, आपको हुआ कागजात की चोरी, पेड़े, प्रेस कॉन्फ्रेंसें, गिरफ्तारियां, जमानतों के बावजूद गिरफ्तारी नहीं नजर आ रही, तो फिर आप किस चीज के यार काजिल कज़ा है यार, अगर आपको ये सारी चीजों का नहीं पता चल रहा है। या आप जस्ट ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी नहीं, मैं उनका एहतराम करता हूँ चीफ जस्टिस साहब का, मैं पूरे सच्चे दिल प्यार करते हैं, मुझे तो बहुत इम्प्रेस हैं, बड़े हीरो हैं। पिछले कितने शोज में डिस्कस नहीं मैं मुसलसल करता हूँ, लेकिन एक बात पे मैं जरूर, मैं इस प्यार के प्रिविलेज लेते हुए ना, वो ये कि अगर आप लोग इंसाफ करेंगे ना तो मुझे बड़ी हैरानगी होगी, क्योंकि मुझे कतन कोई उम्मीद नहीं है कि हमारी जुडिशरी जो है वो कोई ऐसा फैसला कर सकती है जिससे वाकई निज़ाम, ये जो स्टीरियोटाइप निज़ाम है ना, ये टूट फूट जाए। बाबर सत्तार साहब ने आज कर लिया ना स्टैंड, ठीक है ना। उन्होंने एक्स वालों को भी कहा है ना कि जी बताएं कि ये कैसे ट्वीट होते रहे। ठीक है, अगर आप ऊपर बैठे हुए लोग हैं, वो नीचे बैठे हुए जातियों को नजरअंदाज करके सिर्फ अपने मुफादात को देखेंगे तो ये तो 75 साल से जुडिशरी में हो रहा है। ठीक है, और मेरा ये यकीन है, ये मलिक जैसे जितने भी इस तरह के लोग हैं ना, ये आयन और कानून के दुश्मन किस्म के लोग, मैं इनको दिखाऊंगा कि काजी साहब ने एक्सटेंशन नहीं ली। ठीक, मैं साबित करूंगा कि मेरे काजी साहब को एक्सटेंशन की जरूरत नहीं थी और ना उन्होंने एक्सटेंशन ली है। ठीक है ना। और ये जो ये कहते हैं ना जी ऐसा है वैसा है, कॉन्स्पायरेसी थ्योरी के जी इंसाफ बिकते हैं और जनाब अपने अपने मुफादात देखे जाते हैं, मैं साबित करूंगा कि काजी साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे और आयन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। इसका मतलब है आप पेवेस्टर शजर से उम्मीदें बाहर रख रहे हैं? हाँ जी, बहुत। बाहर से तो मुझे बहार बेगम के मुझे पुरानी फिल्में भी बहुत पसंद थी। बड़ी बड़ी करते हैं, मैं अब क्या, ठीक है ना। ठीक है मलिक साहब, आपकी जानिब आऊंगी, क्या समझते हैं ये? अच्छा, ये तो चलो एक केस चल रहा है, समाअत हो रही है और अभी तो फैसला आना 9 जुलाई को, देखते हैं क्या आता है। लेकिन अब आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि पीटीआई के अंदर जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, क्या पीटीआई इट्सेल्फ जो है वो इतनी मजबूत है, एक दूसरे को इतना सपोर्ट कर रही है? क्योंकि बैरिस्टर गौहर कुछ कहते हैं, शेर अफजल मरवत साहब के कुछ इख्तलाफी बयान सामने आ जाते हैं, अब तो फवाद चौधरी साहब भी जो है मैदान में आ गए, क्या चल रहा है पार्टी में? देखिए, मैं मतलब हम तो जर्नलिस्ट हैं, मैं जो ईमानदारी से समझता हूँ हमारी कोई पोजीशन नहीं होती, जो मुझे नज़र आता है। मैं समझता हूँ, मैंने हमेशा एक चीज़ की इस शो में भी कहा कि हाँ कि मुझे लीडरशिप पॉपुलैरिटी पे कोई शक नहीं, अगर पार्टी ऑर्गेनाइजेशन अल्लाह खैर सल्ला। अब मुझे कहते हैं ना कि आपको, अगर आपके पास मरवत जैसे और फवाद चौधरी जैसे पुराने या नए कारकुन दो साथी हैं तो फिर आपको दुश्मन की ज़रूरत नहीं। इस वक्त पाकिस्तानी सोसाइटी को जो आप मर्जी मतलब अंदर से मैं बाहर की बात करूँ, सरेआम पता क्या लड़ाई हो रही है मरवत और फवाद की। ट्विटर पे हर जगह आईएसए का एजेंट कौन है, वो साबित कर रहा है फवाद के ये मरवत जो है किस तरह हो सकता है कि सुबह ये मैं मतलब पल्ले से अंदर की स्टोरी ये मैं वो स्टोरी है जो ये बच्चों 6 साल वाली लड़ाई शुरू हो गई है। वो कहता है मुझे ये बताओ ना, तुम कहते हो मैं बड़ा इनकलाबी हूँ, तुम पेशावर में सुबह जलसा करो तो शाम को तुम कसूर में खड़े हो वहाँ पे भी जलसा कर रहे हो, तो उनके बगैर
अब उनको माँ दी ना मत पूछना, उन्हें ना पूछी नहीं, मैंने पूछ उनकी ली, मर्जी मुझे के पता बगैर है। तुम किस तरह आ सकते हो? ये पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। ये यहाँ तो ना अगर नून वाला इल्ज़ाम लगाए तो चलो समझ फिर में भी आता है। मुझे समझ आती है कि ठीक पीपल्स बात। पार्टी ये खां के दोस्त हैं कि दुश्मन है, मेरी समझ। अच्छा, मरवत की तरफ से आता वो हथनी का लफ्ज़ यूज़ कर रहा है, कहता है कि तुमने तो पार्टी को डिस्ग्रेस कर दिया जिस तरह तुम भागे हो। और वो अपने का केस ले आया, वो अपने केस ले आया कि जेल में जो तुम्हें फैसिलिटीज़ थी वो तो ऐसे जैसे तुम जर्नैल हो, तुम्हें फलां मिली, तुम्हें वो गाड़ी मिली। तो मैं वो तफसीलें पढ़ रहा था तो मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि यार ये यहाँ बड़े इनमेच्योर हैं, यहाँ फिर तो दोनों देखे, दोनों में अगर एक भी सच्चा है तो कितनी मतलब पार्टी पे क्या क्या आप क्या कह impact रहे पड़ेगा? क्या बताना चाह रहे हो? कोई पार्टी के जो फेसेस है वो किसी मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग हैं और एजेंसी को भी राज ज्यादा बदनाम कर रहे हो, हालांकि एजेंसी का ये काम ही और नहीं है। ओपनली इस तरह की टॉक्स भी नहीं होनी क्यों चाहिए राणा मेरा ख्याल है साहब? सोशल मीडिया जी पर। जी मैं कही ये तो एजेंसी को भी बदनाम करने वाली बात है। हाँ नहीं बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि ये एजेंसी का काम नहीं ना वो ऐसा करती है। तो ये बचगाना ये जो मैं गेम इसलिए है भी कह रहा हूँ कि हो सकता है मुझे भी यही कहा गया हो कि यही कहना है तो वो तो सही हो गया। हो सकता है, लेकिन असल बात यह है कि देखिए पीटीआई का मतलब है इमरान खान। लोगों को ना मरवत से मोहब्बत, ना रऊफ हसन से मोहब्बत, ना गौहर साहब से मोहब्बत। ठीक। पीटीआई को लोगों को मोहब्बत है इमरान खान से। उनका इश्क इमरान खान है, उनका मुर्शिद इमरान खान है। ठीक। ये बीच में शामिल तुम्हारी वाक़या- तरह काजी साहब नहीं है, तुम्हारी तरह काजी साहब नहीं। नहीं, मैं पार्ट टाइम लवर हूँ, मैं काजी अच्छा। साहब का भी लवर हूँ और बाकी लोगों का भी हूँ। भुट्टो खानदान ठीक है ना, सबसे बाकियों का पहले। ना पूछना है। अच्छा एक ही वक्त में बहुत इश्क करता है, ये बहुत मुझे ज्यादा, पता है। हाँ। मैं समझा करूँ मैं क्या मोहब्बत कह रहा करने हूँ। वाले आदमी एक ही- नहीं, वो एक ही वक्त में बहुत ज्यादा। अच्छा, वैसे ईमानदारी की बात है कि जो ये मोहब्बत का फार्मूला है ना, हाँ। ये लोगों ने गलत किया कि ये एक ही बंदे से मोहब्बत होती है। नहीं, हमें भी क्या है? बेशुमार लोगों से मोहब्बत होती है। ये मोहब्बत बार बार होती है, सही। ये याद हाँ, वाह वाह रखिए। वाह वाह एक से ज्यादा इश्क हो सकते हैं आप कह रहे वाह हैं। वाह। इश्क एक होता है, मोहब्बत आप बार बार करते हैं। ठीक हो ठीक है ना, और प्यार आपको हर वक्त किसी से भी हो सकता है। तो मैं जो बात कर रहा था वो ये था कि अगर ये लोग वाकई मुखलिस हैं, इमरान खान से मुखलिस हैं, तो इन्हें इस वक्त इस तरह की लड़ाई मीडिया में नहीं पैदा करनी चाहिए। ठीक। होना तो ये चाहिए कि अगर ये वाकई इमरान खान से मुखलिस हैं तो ये सारे बैठे हैं कि हमने इमरान खान को बाहर कैसे लाना है। कल इसने मलिक ने कहा था कि ये कैसे ला सकते हैं, इनमें तो इतने तप्पड़ नहीं है। सही। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है कि नहीं ला सकते, एफर्ट तो कर सकते हैं। ऐसे ही है। लेकिन अगर आप ठंडे ठंडे माहौल में टाइयाँ बांध के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर जाके आप कहें कि आपका काम ख़त्म हो गया, तो मतलब काम ख़त्म तो नहीं होता। कल मैंने प्रोग्राम में कहा था कि रऊफ हसन साहब 7.5 लाख रुपए लेते हैं, बताया था। ठीक है ना। अगर वो पीटीआई की मुलाजमत कर रहे हैं तो उन्हें लीडर होने का कोई हक हासिल नहीं सही। है। ठीक है, और अगर वो लीडर हैं तो उन्हें 7.5 लाख रुपए लेने का हक हासिल नहीं है। ठीक है ना, तो ये तो उन्होंने तय करना है। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत में बहुत सारे लोग मुखलिस हैं। इसी तरह वो लोग जो समहाउ पार्टियां छोड़ गए, वो लोग भी पार्टी से मुखलिस हो सकते हैं। लेकिन इखलास का तकाजा ये है कि आप ये जंग लड़ने के बजाय अगर आप आपस में बैठ के खान से मोहब्बत रखते हैं और खान से कमिटेड हैं, तो फिर ये दरवाजे बंद ना करें कि जी मैं फवाद को नहीं बढ़ने दूंगा, मैं फला को नहीं बढ़ने दूंगा। मतलब ये किसी की प्रॉपर्टी तो नहीं पार्टी ना। ऐसे ही है। ठीक है, और गलतियां करके लोग घर से वापस भी आ जाते हैं, ये कौन सी ऐसी बात है। हाँ। तो हमें इस पीटीआई को इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि उन्हें एक ऐसी लीडरशिप मिले जो वाकई ऑल आउट जा सके, उसे सियासी जोड़ तोड़ का आगे पता हो। लेकर जा सके। ठीक अगर है? वो अंदर भी हैं तो उनको तो support ये कर सके, लड़ाइयाँ back of ख़त्म the होनी चाहिए। ख़त्म होके अगर आप लोग उनसे मुखलिस हैं तो ठीक है, और अगर आपका एजेंडा ये है कि आप एक नई आपस में लड़ाई पैदा हाँ, कर दें सही। और लोग कारकुनों की तवज्जो इमरान से हट जाए, तो आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। वेल डन। मलिक साहब, अगर गेम में अपने ही सारे मोहरे अपने खिलाफ हो जाएं और एक दूसरे से लड़ते रहें तो फिर गेम किस तरह जीतेंगे? देखिए ना, यही तो पॉइंट है कि आप किस तरह देखिए, एक बंदा तो जेल में चला गया, उसकी पॉपुलैरिटी भी है। अब आपने तो थोड़ी सी अक्लमंदी से चलना है। अगर पार्टी के अंदर ये ऑन दी फेस ऑफ बंदे ही उन्होंने सही नहीं मतलब choose किए अपने लिए। अब मुझे इतलात ये भी नहीं है, शायद नोटिस भी हो रहा है, मरवत को भी नोटिस हो रहा है। और वो खातून क्या नाम है, शाहना, उनका क्या नाम है, शानदार गुलजार। उनको शाहनाज वो भी गुलजार। लिस्ट में आई है। उनको मैंने ये नोटिस करने लगे कि आप एक्सप्लेन करें। मेरा मतलब मैं थोड़ा बहुत बैठता भी हूँ, सुनता भी हूँ ना, वो उसके खिलाफ है, वो उसको खिलाफ है, एक पठान ग्रुप है, एक पंजाबी ग्रुप है,
एक KPK ग्रुप है, एक अपना वज़ीर CM का ग्रुप है। मतलब बात तो ये है, लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप मीन वन, इमरान का एक विजन है जो कागजी बात है, आप उसके साथ चलें। और इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी को मुझे तो बाज़ का कुछ लोगों का कहना है कि ये जनाब ये कई जो इमरान के दुश्मन है ना उनके कहने पे ये काम कर रहे हैं। अच्छा। और अगर आप अकल से देखें, भाई वो कह रहे हैं कि तुम एजेंट हो एजेंसी के, वो कह रहे हैं तुम एजेंसी के एजेंट हो। मेरा आपसे सवाल है, इसमें इमरान से कौन मुखलिस है? मुझे तो दोनों ही लग रहे। सीधी बात यही बात मैं कह रहा हूँ, यही बात मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप इमरान से मुखलिस हैं तो फिर ये लड़ाइयों की जरूरत क्या है? घर में रखे ना। अब जो 11 रुकनी कमेटी बनी है ना मलिक साहब, आपस में करो जो मर्जी। जो सियासी कमेटी बनाई है उसमें शानदाना गुलजार भी हैं, उसमें वो सारे लोग मौजूद हैं जो जिनकी वजह से कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है। मैं एक और परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, हालांकि हमें असर नहीं होना चाहिए, हम जर्नलिस्ट हैं, मगर रऊफ हसन के साथ जो वाक़या हुआ है, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ बड़े बड़े 6 इदारे हैं, मगर पता नहीं वो 4 वो क्या बोलते हैं उनको, ख्वाजा सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं हो सके जिन्होंने उनको जख्म किए। तो वो भी एक इम्प्रेशन जो था ना, एक नोबल, मैं ये नहीं कह रहा पैसे लेना गलत है, इसको यूँ ना ले, मगर फिर भी सियासत वॉलंटियर है, रजा कराना काम है। हाँ। और ये वाकई सचमुच नबियों का काम है, बड़े लोगों का काम है। मैं को गलत है अमीर फाजी नहीं कर रहा। तो मैं कल से मैं देख रहा हूँ कि फवाद क्या शय है, उसने 2-3 दिन से जब भी रऊफ मेरे सामने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, बात कर रहा था, तो मुझे वो उसका इम्पैक्ट वो नहीं रहा, वो कम हो गया। वो मेरी जेब में 7.5 लाख आ जाते थे। तो मुझे फिर मेरा वही क्वेश्चन है कि आर यू सर्विंग PTI, आर यू नॉट सर्विंग? मेरा अच्छा नहीं, इसमें देखें जो बात मैं कर रहा हूँ, यही है मीडिया की नफ्सियात से खेलना। मलिक साहब कि आपने भी कहा कि फवाद चौधरी उन्होंने एक ऐसा शोशा छोड़ा, ठीक है, क्या वो रऊफ हसन जहाँ पे भी बोलते हैं हर बंदा कहता है पैसे लेते हैं पार्टी को, मुलाजिम पार्टी था, ठीक है ना, वॉलंटियर नहीं है। यही वो बयानिए की जंग होती है जो PTI अब आहिस्ता आहिस्ता खो रही है। इस टाइम जरूरत है ऐसे लोगों की जो इमरान खान के बयानिए को पूरी तरह खुल के अवाम तक पहुंचाते रहे। और उसका मजबूत आप एक ऐसे ही सब बोलते कुछ ना फोल और वो क्या कहते हैं होम्योपैथिक सा एक बयान देने से काम नहीं बनेगा, आपको कुछ थोड़ा सा ऑल आउट जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें जरूरी इस बात की है कि जो बयानिया एक्सपर्ट्स हैं उनको लाया जाए सामने, हाँ। और उनको इस्तेमाल किया जाए। अगर आप पार्टी, किसी के बाप की पार्टी थोड़ी है भाई, ये कोई लिमिटेड कंपनी थोड़ी है कि आपने शेयर्स ले लिए, अब आप किसी को जगह नहीं देंगे। जगह मान ली, वो हम खेलते होते थे छलांग मार के बैठ जाते थे कि मैं मान ली जगह, तो जगह मलना नहीं है। अगर आप इतनी मोहब्बत करते हैं ना तो फिर बाहर निकल के साबित करें। राना साहब बदकिस्मती यही रही इमरान खान साहब की कि उनको कभी जो है ना अच्छे लोग ही नहीं मिले। वो जो अच्छी एक A+ टीम होनी चाहिए उनके साथ, वो कभी रही नहीं है। तो हम फिर छोड़ते हैं शो, मैंने PTI ज्वाइन कर लेते हैं। मैं आपको एक बताऊं, हम ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। अच्छे लोगों की बात बिस्मा के अंदर ना एक बड़े लीडर की सारी खुसूसियात मौजूद है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि अगर बिस्मा ये काम छोड़ के बाहर निकले और अवाम में घुल मिल जाए, वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगी। नहीं मतलब इस सागदार से जरा बेहतर होंगी है। अच्छा, इस सागदार से बेहतर होंगे। आज मैंने नीचे इन्हें पुराने स्वेटर खरीदते देखा है, बड़ा अच्छे भाव का। दुबई में कितने घर हैं? 2-3 घर हैं। नहीं 5-6 होने चाहिए। नहीं ये रहेगी। अब मैंने ब्रेक ले, ये चिट चैट होती रहेगी। हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। बात कर लेते हैं कि बिजली के बिल जो हैं वो बढ़ रहे हैं, जबकि गैस के बिल भी बढ़ रहे हैं और लोड शेडिंग है कि जाने नहीं छोड़ी। मलिक साहब क्या बनेगा हमारा तो बनो शहर में रहने वाले लोग हैं, तो मैं पंजाबी में कोई इस तरह का आप जिससे पूछने तो कहते मकबरा बनेगा। मकबरे का मतलब है कि आप बस ज़मीन के अंदर चले जाएंगे। मतलब मैं ना अभी तक इसको ना माली मसला ही समझता था कि एक आदमी की इतनी आमदनी है, उस पर बिल का खर्चा बढ़ गया, तो मैं इसको ना फाइनेंशियल माली एक इशू समझता था। मगर बिल्कुल अपनी ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ बतौर इंसान, मैं आपको एक चैलेंज करने लगा और मुझे श्योर है कि आप दोनों मेरे से एग्री करेंगे। बिल हैज़ वापटा बिजली हैज़ बिकम ए साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल मसला पीपल ऑफ पाकिस्तान। मैं समझता हूँ माली की बात ही नहीं रही, मुझे हर बंदे में लगता है, और मैं बड़ी ही एक अग्रेसिव स्टेटमेंट देने लगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बिजली का बिल ना पाकिस्तान का फैमिली कल्चर तबाह बर्बाद कर दे
सही कह जो हम सुनते थे ना, ये जी वेस्ट हमारे खिलाफ ये करना चाह रहा है, तो वो मार्क्सिस्ट ये करना चाह रहे हैं, बड़ी हम जिस उम्र के लोग हैं, तुम्हारे साथ नहीं, हमारे साथ ये बड़ा हुआ है, वो रूसी पे आ गया, वो मार्क्सिस्ट आ गया, वो फलाने। मैं सका भाई आपके घर आता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ घर में अगर एयर कंडीशन लगा ना, तो मियाँ बीवी आपस आँखों के मेरे लड़े होते हैं कि मेरी जो भैन आती उदों तो देसी लांदा है। मतलब मेहमान आपके लिए हिसाब बन गया। मैं उस कल्चर की बात कर रहा हूँ जिसमें रोटी इशू ही नहीं था, जिसमें ये इशू ही नहीं था कि मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं इतना ज़्यादा इस पर नहीं बोलूँगा, आई एम कंक्लूडिंग। मैं समझता हूँ कि माली को छोड़ दें, बिजली का बिल पाकिस्तान की नफ्सियात का हिस्सा बन गया है। पाकिस्तान का हर लतीफ़ा, पाकिस्तान का हर टिकटॉक, पाकिस्तान की हर रील, पाकिस्तान का सोशल मीडिया, पाकिस्तान की गुफ्तगू, कोई गुफ्तगू नहीं है, ख़ास तौर पर गर्मियों में जिसमें बिजली का बिल जिक्र ना हो। अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे। हम उतना अल्लाह ताला का मैं जिक्र नहीं सुनता जितना मैं बिजली के बिलों की हाई सुनते हैं। बिल्कुल। ये राना साहब क्या कहते हैं, शेख रशीद साहब पिछले दिनों एक बिजली का बिल लेकर उन्होंने कहा जी मेरा तो गैस का बिजली का बिल इतना आ गया, 1 लाख कुछ हज़ार कह रहे थे वो, और एक चूल्हा जलता है कहते हैं। तो जब पॉलिटिशियंस का ये हाल है तो फिर आम आदमी अभी वज़ीर आज़म ने 2 दिन पहले कौमी असम्बली में कहा था कि ये जो बजट बनाया है ये IMF ने बनाया है। हाँ जी। आज आपके वज़ीर दिफा जो हैं ख्वाजा आसिफ भी वो यही कह रहे हैं कि ये बजट जो है ये IMF ने बनाया है। ठीक है, तो फिर हमारी खुद मुख्तारी, हमारी कौमी शनाख्त, गैरत, हमीयत वो कहाँ चली गई? और ये क्यों हुआ ऐसा? ऐसा क्या हुआ कि हमने जनाब अली IMF के हाथ में सब कुछ पकड़ा दिया? बिल्कुल। आजकल एक क्लिप मलिक साहब वायरल हुआ, वो एक चैनल के रिपोर्टर है नवीद राना, यंग रिपोर्टर है लेकिन बड़ा मेहनती है। उसका एक वो अरशद महमूद एक बड़े सीनियर अदाकार हैं, तो वो कहीं रोए पीटे वो देखा है वाले, वो नवीद ने, हाँ जी, वो नवीद ने क्या उनको साथ खड़ा किया, और जब अज़मा बुखारी आई तो उन्होंने कहा कि ये देखें ये हमारे सीनियर फनकार हैं और ये बिल के लिए रो रहे हैं। तो अज़मा बुखारी ने उन्हें लिफ्ट ही नहीं कराई, उस फनकार को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है कि, और वो उन्होंने कह के ना बिल तो सबको ही आ रहे हैं। ओ भाई क्यों आ रहे हैं बिल यार? हाँ। मैंने आज IPPs की लिस्ट पढ़ी है, कहेंगे तो कल शेयर करूंगा मैं इस प्रोग्राम के अंदर के किन के हैं वो। बिल्कुल कीजिएगा मलिक साहब। उनमें बाहर के 7, 8, 10 होंगी, बाकी सारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है। बिल्कुल ऐसी, ठीक है। और हुक्मरान जो है मियां नवाज शरीफ फैमिली, ठीक है ना, मैं इसकी पूरी तहकीकात कर लूं, मैंने उसमें पढ़ा कि शरीफ फैमिली की मेरे ख्याल 16 IPP शरीफ फैमिली की है। शुगर मिल भी इनकी, ठीक है, शुगर मिल भी इनकी है, आटा मिले भी इनकी है, घी मिले भी इनकी है। रोंदे है ना गरीबों के लिए, हम गरीबों के ठेकेदार हैं, मेरे पास कुंजी है, चौथी दफा में है। और ये मुल्क इसीलिए तो तबाह हुए कि इस मुल्क को चलाने वाले, इस मुल्क को लूटने वाले सबसे ज्यादा। खुदा की कसम मेरा बस चले, मैं इन सबको पकड़ के ना उन झुग्गियों के अंदर ले जाके और बाहर से ताला लगा के अंदर बंद कर दूंगा रोज 24 घंटे। तुम्हें पता चले इंसान किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, तुम्हें पता चले कि एक और माँ के ऊपर क्या गुजरती है जब उसके बच्चे को दूध पीने को नहीं मिलता। तुम्हें पता चले कि एक बाप के ऊपर क्या गुजरती है जब वो अपने बच्चों की फीस नहीं दे सकता। तुम्हें पता चले कि जब ईद के ऊपर माँ बाप बच्चों को कपड़े नहीं पहना पाते नए, तो उनके ऊपर क्या गुजरती है। तुम्हें क्या पता है गरीब आदमी के ऊपर क्या क़यामत गुजर रही है। तुम गाड़ी में बैठ के जैमर्स लगे हुए हैं इसलिए आवाज नहीं आ रही। अच्छा बताओ DC जो है उस तक वो उसका पता चल गया। यार आप ड्रामे नहीं खत्म कर रहे अपने, इस कौम के साथ क्या करना चाहते हो। और याद रखें, मैं इस प्रोग्राम में आपको कह रहा हूं, ये बिजली का बिल ऐसा ना हो कि इस बिल में से करंट निकल के इन लोगों की महलों को जला के रख दे। अवामी गैज़ो गज़ब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मलिक साहब बढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। और एक वक्त ऐसा ना है कि ये मुल्क जो है किसी क्योस का शिकार हो जाए और इसके जिम्मेदार वो लोग होंगे जिन्होंने इमरान खान की चलती हुई हुकूमत का बेड़ा गर्क किया। उसके दौर में ऐसा नहीं था, उसके दौर में डॉलर भी मुस्तहकम था, बिल बिजली के 13 रुपए 14 रुपए थी, ठीक है ना, पेट्रोल भी 150 था। क्या ऐसा हुआ, क्या क़यामत है उसे हटा के आप एक ऐसे लोग आ गए जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया।
मलिक साहब ये देखें ना आप, हुकूमत ने लाखों रुपए खर्च करके वज़ीर ख़जाना रखे हुए हैं, FBR की एक लंबी चौड़ी टीम रखी हुई है और फिक्स चार्जेस जो आते हैं वो देख लें आप। इनसे तो बेहतर काम मैं, आप या राना साहब कर सकते हैं, तो कुछ लाख रुपए हमें दे के हमसे काम करवा लें। मैं तो कई बार नून से पूछा कि वज़ीर ख़जाना आपने रखे हैं, वो कहते हैं हम तो उनको जान पहचानते नहीं, मुझे तो अभी तक पता नहीं लगा किस पार्टी। नहीं, बल्कि क्या कहा था उन्होंने कि हमने रखा, हमने तो वज़ीर दाखिला भी नहीं रखा। तो वो तो ये हमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी, इसलिए मैं अच्छा, असल में जो बात है ना, ये रफली जो मैं एक वापटा के जो एक्सपर्ट थे, बहुत बड़े उहदे पे, वो रिटायर हुए हैं, वो कह रहे थे टेक्निकली 100 रुपये का यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 100 रुपये का मैं यूनिट कह रहा हूँ। और मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक छोटी सी हमें इन्फॉर्मेशन मैंने आज मैं देख रहा था, मेरे हाथ में आ गई कि अभी तक थोड़ी सी शर्म ये थी हमारे हुक्मरानों को कि 200 यूनिट तक माफ़ी थी कि जितने का रेट है आप 200 यूनिट से आएंगे। ये तारीख में पहली दफ़ा ये किया। आज एक IP ये जो एक कंपनी होती है डिस्ट्रीब्यूशन, उसने का मैं पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा कि जनाब अगर आपके 50 यूनिट तक भी है ना, तो एक फ़िक्स चार्जेस एक नया लगा दिया 5 रुपये। अगर आप 100 रुपये यूनिट तक जाएंगे तो 9 रुपये फ़िक्स चार्जेस एक नया लगा। पहले चले कहीं ना कहीं ये शर्म थी कि यार 200 यूनिट वाला बहुत गरीब है, इसको छोड़ दो। अब ये 200 पे आ गए 28 रुपये, और जो 28 से ऊपर 300 जाएगा, ये एक नया टैक्स मैं बता रहा हूँ, वो 200 रुपये उस पर लगा दिए टैक्स। तो मैं सोच रहा हूँ कि 1000 रुपये फिक्स टैक्स तक चला गया, तो आगे चलेंगे ना। मैं नीचे वाले तबके की बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने तो हम सबको बराबर बनाया, मगर हमें शर्म आनी चाहिए बतौर इंसान। हमने अगर इंसानों के साथ कितनी उनकी शक्लें बना दी हैं, 100 यूनिट वाला, 200 वाला, 300 वाला, तो ये हम करने जा रहे हैं। तो आप अब अंदाज़ा लगा लो, 100 रुपये का यूनिट है। और मैं एक और जाते जाते एक बात करूँ, मैं हैरान हो रहा था, पाकिस्तान की सारी लाइफलाइन पता कौन है? ये आपके मेरे सब के हमारे बेटे भाई, जो कोई सऊदी अरब में काम कर रहा है, कोई न्यूयॉर्क में टैक्सी चला रहा है, कोई लंदन में कोई आइसक्रीम बेच रहा है कि मेरी बहन की यहाँ पे शादी हो जाए। अब उनको भी आपने सिर्फ मिडल ईस्ट के लिए 12,500 रुपये टिकट बढ़ा दी है कि अगर तुम वहाँ से सहरा में 55 सैनिटरी ग्रेड में तुम काम करके जब अपनी बीवी बच्चों के लिए तोहफे लाओगे, उनसे मिलने आओगे, तो काका हमें टैक्स दो। यार मतलब मेरा पॉइंट समझ रहे हो? पहले तो तुमने उसको मुल्क में नौकरी नहीं दी, वो बेचारा प्रदेश गया, फैमिली छोड़ गया, बीवी छोड़ गया, बच्चे छोड़ गए, यतीम हो गया ना। तो अब वो कहते हैं उसकी टिकट भी 12,500 एक टिकट लगा दी। पता नहीं मैं, और वो हमारी रीढ़ की हड्डी है हमारी मईशत की, उनको भी नहीं माफ कर, ठीक है ना। और दूसरी तरफ उन पे पैसे बढ़ा रहे, और दूसरी तरफ पार्लियामेंटेरियन की टिकटें बढ़ा दी हैं 150% बढ़ा दी हैं। यानी आप ये बताना चाह रहे हैं कि आप इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हो, और इस मुल्क के, ये अंग्रेजों ने भी तो यही किया था ना बड़े सगीर के साथ, सारे खजाने लूट के ले गए थे, ठीक है, नीचे लोग भूखे मरते थे। अंग्रेजों में फिर रहम था, उस दौर में इतनी गुर्बत नहीं थी, लेकिन आपकी तो आंखों के सामने सारी गुर्बत चल रही है और आप उसे देख रहे हो। सही कह रहे हैं, आवाम बिल बिला रहे हैं। सार साहब, खुदारा आवाम के हाल पे कुछ तो रहम करें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।